बाबा, हमारे अलावा 4 और फैमिलीज ने ये टेंडर भरा है। तातारोलू, कचकार वाले, कराजदालार और हजार बेओलू ने। बस यही है? सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स में तो यही है। अच्छी ऑफर वाले को ही मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। भाई साहब, मैं तो कहता हूँ इस बार रहने ही दें आप। अंकल, इससे बेहतर ये है कि हम दूसरों के साथ मिलकर एक कंसोर्टियम बना लें। बेटी, अगर हमारे अलावा तुम्हें एक भी आदमी मिल जाए ये कंसोर्टियम बनाने के लिए, तो वो जो दरवाजा देख रही हो ना, मैं उससे बाहर चला जाऊंगा। 5 साल से तो यहाँ से कोई नहीं गया बाहर। तो ठीक है भाई, आप तो नहीं गए, मैं चला जाता हूँ, आप दोनों चला लें ये बिजनेस। ये वक्त बहस करने का नहीं है। इसमें या तो कामयाब हो जाएंगे या फिर बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, मैं इस मामले को एक दफा फिर देख लेता हूँ। ठीक है अंकल, मैं भी आती हूँ थोड़ी देर में। बेटा, मेरी रोल से बात करवाना। बाबा, मैंने कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे हैं। सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है। एरोल ने कहा है ना तुमसे ये सब कुछ? नहीं तो उसने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं कितना मोहतात रहता है वो। कंपनी के सारे हालात मालूम है उसे। जल्द बेहतर हो जाएंगे कंपनी के माली हालात, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर ले तो। क्या मतलब हासिल कर ले? यानी उनकी शराइत मान जाए तो। कंडीशंस तो हम मान रहे हैं, फिर क्या मसला है? सिर्फ शराइत मानना ही काफी नहीं होता। जिसे तुम टेंडर कह रही हो, ये बहुत बड़ी जंग है और इसमें 4 उम्मीदवार हैं जिन लोगों के तुमने नाम लिए। क्योंकि इस टेंडर की तमाम शराइत बिल्कुल जंग के उसूलों की तरह है, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता। और इस जंग का सबसे बड़ा हथियार दगाबाजी है। मगर ये तो बिजनेस है ना, इसमें जंग कैसी? ये जंग है सर्वाइवल की। या तो वो तुम्हें खा जाएंगे या फिर तुम उन्हें। अगर ऐसा है तो हम ही उन्हें खा जाएंगे। जो आखिर तक डटा रहा वो भेड़िया सब कुछ खा जाएगा। मेरे प्यारे बाबा जान। जब तक आप सलामत है ना बाबा, कोई नहीं खा सकता हमें। मैं जरा अंकल के पास से होके आती हूँ, ठीक है? औलाद भाई अभी तक बाहर नहीं आए? अगर वो आए होते तो मैं यहाँ होता। यहाँ के अलावा जा भी कहाँ सकते हो तुम? तौबा तौबा। भाई फिर से वही कैसेट देख रहे हैं ना? कैसेट नहीं है, वो डीवीडी है। हाँ, डीवीडी, फिर वही फजूल बात। ऐसे बता रहे हो जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। मुझे सिर्फ भाई की फिक्र है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है?
एक इंसान 40 दिन तक एक ही वीडियो बार बार देखे जा रहा है और कातिल भी अभी तक नहीं पकड़ा गया। उफ। 24 जनवरी 1993 प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ऑक्साई अपने घर के सामने एक जानलेवा हमले में मारे गए। 7 मार्च 1990 मशहूर सहाफी उर मुमजो अपने घर के सामने ही बम धमाके में जाँ बहक हो गए। 2 जुलाई 1993 एग्जीक्यूटिव एडिटर चेतन इमेज गाड़ी में सफर करते हुए अपने ड्राइवर समेत जाँ बहक हुए। 9 जुलाई 1993 मदिमाग होटल में आग लगने के बाइस 35 लोग जाँ बहक हुए। 17 फरवरी 1993 साबिक कमांडर एशरफ इतलिस का हवाई जहाज तकनीकी खराबी की बाइस गिरकर तबाह हो गया। 17 अप्रैल 1993 मुल्क के 7वें सदर तुर्गुत ओजाल खालिक हकीकी से जा मिले, जो कि 1988 में कातिलाना हमले में बाल बाल बचे थे। मरहूम के घर वालों का कहना है कि वर्जिश के दौरान हरकत कल्ब रुक जाने के बायस उनका इंतकाल हुआ। 9 जनवरी 1996 मशहूर बिजनेसमैन ओज़्देमिर सबांची पर कातिलाना हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 लोगों की जान गई। 25 अगस्त 2001 मशहूर बिजनेसमैन उज़ैर अगारी को अयूब सुल्तान कब्रिस्तान में खंजर के वार से कत्ल कर दिया गया। 20 नवंबर 2003 महज 5 दिनों के फर्क से इस्तांबुल के 2 सिनागोग, लेवेंट की बैंक की ब्रांच और बरतानी सिफारत खाने की इमारत पर बम से हमला किया गया। इन चारों हमलों में 21 अफराद हलाक हुए। 21 अक्टूबर 1999 चारी तोरोज के कत्ल को 40 दिन गुजर गए। कल अदालत में पहली सुनवाई पर महबूब कुदूदू और एजान कारा अदालत में पेश होंगे। हमारे नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक एजान कारा अदालत में पेश होने से इनकार कर देंगे, जबकि तफ्तीश करने वाले अफसरों का ये कहना है कि तोरोज के कत्ल के केस में एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है। क्या खाक पेशरफ्त हुई है? इनके पास कोई ठोस सबूत तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, माजरत चाहता हूं इस वक्त फोन किया। एक बहुत जरूरी मामला जिस पर बात करनी है आपसे। मैं बताता हूं तुम्हें, गौर से सुनो मेरी बात। इस मामले को हल करने की जिम्मेदारी हम पर डाल दी जाएगी। हम पर क्यों डाली जाएगी? क्या हो गया? सब कुछ वाजे तो है भाई। किसने किया, किसने ये ऑर्डर दिया, ये सारी अंदर की बात है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अपनी फजूल बकवास बंद करो। जो मुंह में आ रहा है बके चले जा रहे हो। ऐसा क्या कह दिया मैंने? इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो भी ये काम करवा रहा है, ऐसी क्या जरूरत पेश आई कि वो किसी बिजनेसमैन को जान से मार दे? तैयारी करो परमस। ठीक है भाई। भाई अब कहां जा रहे हैं? मैं भी चलूं? अब्दुल हई और मेमाती को फोन करो, तुम तीनों यहीं रुकोगे। जैसा आप कहें भाई। ये तो अच्छा हो गया। तीनों दोस्त फिर से एक साथ होंगे। मैं कल केस की हियरिंग में जाना चाहती हूँ अंकल। इस हियरिंग में जाकर तुम्हें सिर्फ तकलीफ ही होगी मेरी बेटी। इस पहली पेशी को हो जाने दो, देखते हैं क्या करते हैं वो। अगली पेशी में चली जाना। लेकिन ये जानना चाहती हूँ मैं कि आखिर बाबा ने उसका क्या बिगाड़ा था, क्यों मारा उसने उन्हें? इस वक्त वहां जाना ठीक नहीं होगा। वहां जाकर तुम और उदास हो जाओगी। वो जालिम लोग हैं, वो नॉर्मल इंसान बिल्कुल नहीं है। तो वैसे क्या कम अपसेट हूं मैं? उनकी क्या दुश्मनी थी किसी से? मेरे बाबा ने आखिर ऐसा क्या किया था जो उन्हें इतनी बेदर्दी से मार दिया गया? आइए सर। शुक्रिया।
आइए सर। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। कैसे हो? ठीक हूं मैं। शुक्रिया कि आपने इस वक्त मुझे टाइम दिया। शुक्रिया की क्या बात है, आओ बैठते हैं। बहुत अरसे से इस बारे में आपसे बात करना चाहता था। आपको तो मालूम है मैं इस दहशतगर्दी के खिलाफ मुस्बत कदम उठाना चाहता हूं, लेकिन मुझे इजाजत नहीं मिलती। बात इजाजत की नहीं है, वजह जानते हो तुम अच्छी तरह। और जो काम करने का तुम कह रहे हो, 23 सालों से उन दहशतगर्दों का मुकाबला करते आ रहे हैं हम लोग। इसके बावजूद भी अगर तुम वाकई उन दहशतगर्दों को खत्म करना चाहते हो तो इस काम के लिए सोच समझकर ही कदम उठाना होगा तुम्हें। बाद में पीछे नहीं हट सकते। मैं अपने इरादे से एक कदम भी पीछे नहीं हट सकता। मैं अपने वतन की खिदमत करना चाहता हूं। तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम और तुम्हारा इदारा अच्छा काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हो मुल्क की, और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी ऐसा ही करते रहोगे तुम लोग। ये जानते हो ना, 23 साल से जो दहशतगर्दी हो रही है, इन सब के पीछे कौन है? हमारा मुकाबला सिर्फ दहशतगर्दों से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जो उनके हमायती हैं और उनकी पुष्टपनाही करते हैं, और उन्हीं दहशतगर्दों की मदद से इस वतन को और लोगों को बर्बाद करते जा रहे हैं। मैं सिर्फ दहशतगर्दों से ही निपटना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें भी खत्म करना चाहता हूं जिनके इशारों पर ये चलते हैं। उन सबको खत्म करना चाहता हूं जो उनको इस्तेमाल करते हैं और उनकी सपोर्ट करते हैं। जो कहोगे वो करूंगा, इसमें साथ हूं मैं तुम्हारे। पिछले जमाने में फौज की मदद से मुल्कों को फतह किया जाता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि आज के दौर में एक बहुत बड़ी नफरी और दुश्मनों को डराने के लिए इस्तेमाल होने वाले हथियारों की जगह इन्वेस्टर्स ने ले ली है। उनके जरिए किसी भी मुल्क को फतह किया जा सकता है, उनके एक एक असासे पर कब्जा किया जा सकता है। इस तरह काबिज नहीं, मुहाफिज कहलाओगे। अंकल, क्या कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं? क्या जानना चाह रही हो? कभी बाबा और आपने, मेरा मतलब है कि कहीं आप दोनों ने कोई ऐसी बिजनेस डील की जिसका मशकूक लोगों से ताल्लुक था? नहीं बेटा, हम बहुत देखभाल कर काम करते थे। या फिर कोई एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमसे कोई डिमांड्स की और वो हमने नहीं मानी? नहीं बेटा, हमसे ऐसे लोग क्यों डिमांड करेंगे? दीगर कारोबारी लोगों की तरह मैं भी इन लोगों को जानता हूं, मगर इनसे कभी कोई ताल्लुकात नहीं रखे। क्या पता उन्हें कोई थ्रेट्स मिली हो लेकिन आपको ना मालूम हो। क्या पता उन्होंने कहा हो कि हमारी डिमांड्स पूरी करो वरना हम तुम्हारी बेटी को किडनैप कर लेंगे। नहीं, उनका मकसद सिर्फ पैसा है, उन्हें धमकाने की क्या जरूरत है? अगर उन्होंने कोई गलत कदम उठाया या फिर धमकाने की कोशिश की तो हम लोग भी चुप नहीं रहेंगे। तो फिर क्या वजह हो सकती है कि बाबा को मार दिया उन्होंने? मेरा भाई एक मुहिब्बे वतन और ईमानदार बिजनेसमैन था। जालिम लोग उसके बेगुनाह कत्ल पर खुशियां मना रहे होंगे। जिन्होंने भी ये काम किया है वो सुकून से नहीं रहेंगे। कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते। वो सिर्फ हमारे ही नहीं, इस मुल्क के भी दुश्मन है। ये आदमी ठीक तो कह रहा है। हम इस खानदान की बातें क्यों सुन रहे हैं? वो तो हमारा साथ दे रहे थे, इसलिए उन्होंने एक जान भी खो दी। कानून यहाँ का ये है कि सिर्फ सुनना है, हमें राय नहीं दी जाएगी। गुज़िश्ता 20 सालों की बात करूं तो तमाम पब्लिक इवेंट्स में होने वाले हादसों को बहुत करीब से देखा है मैंने। हर एक हादसे ने इस मुल्क की सूरत हाल को तब्दील करके रख दिया, और पिछले महीने ही एक और कत्ल का इजाफा हुआ है इस सीरीज में। मुझे जो मालूमात मिली हैं उनके मुताबिक वो बहुत ज्यादा ईमानदार और करप्शन से पाक शख्स था और इस मुल्क के लिए अच्छा सोचने वाला एक कामयाब बिजनेसमैन था। कत्ल की वजह तहकीकात चल रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता इन तमाम वाकयात के पीछे किसी एक इदारे का हाथ है। इसके पीछे कोई दहशतगर्द तंजीम हो सकती है।
सदर का मुंतखब होना, आम इंतखाबात, यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप और टेंडर्स वगैरह। क्या हम इस मौजूदा इराक और ईरान के मसले के अलावा कुछ और नहीं सोच सकते? बताइए। वो इस मुल्क को इन मामलात में उलझाना चाहते हैं, मगर वसूख से कुछ नहीं कह सकता हूं इस बारे में। इस दहशतगर्दी की वजूहात के बारे में कुछ नहीं जानता। सर, मैं आपसे ये चाहता हूं कि इन तमाम मर्डर्स को पीएसओ के इख्तियार में देने की मंजूरी दे दें। तुम्हारा इदारा है, जो चाहे करो। मैं कातिल से तफ्तीश करना चाहता हूं। उससे तफ्तीश करना तुम्हारा काम नहीं है। तो क्या आपके इख्तियार में है? मुझे इजाजत दिलवा सकते हैं? यह मुमकिन नहीं है। जरूरी है बहुत। सिर्फ आधा घंटा चाहिए मुझे। पोलाद अलमदार, वो आदमी जेल में है इस वक्त। किस हैसियत से मैं तुम्हें भेजूंगा वहां कि तफ्तीश कर सको जाकर? अगर मैं नहीं जा सकता, वो तो आ सकता है। मैं सच कह रहा हूं भाई, हम एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकते। हमें ऑपरेशन शुरू करना है। छुट्टी कहां से आ गई? खुशफहमी में है ये। कैसा ऑपरेशन? मुझे कोई खुशफहमी नहीं है, समझे? भाई ने तीनों को यहीं रुकने को कहा था। अरहान, भाई ने तुमसे क्या कहा था? साफ साफ ये बताओ। भाई ने कहा था यहीं रुकना, मुझे और आप दोनों को। इसका तो यही मतलब है ना कि हमें ऑपरेशन पर जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दिए जाएंगे। कोई अगर इस बारे में जान गया या तुम पकड़े जाते हो तो याद रखना, इस सब के पीछे मैं नहीं हूं और ना ही मैं तुम्हें पहचानूंगा उस वक्त। ठीक है, मंजूर है। बहुत शुक्रिया आपका। पुरमुस, तुम जा सकते हो। भाई, हमारी लड़ाई किससे है? कैसी लड़ाई में बाती? आपने कहा था ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ उस कत्ल के मामले को हल करना चाहता हूं। आखिर इन वाकयात के पीछे कौन है, वजह क्या है, मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है। उर मुमजू को क्यों मारा? औजार पर कातिलाना हमला क्यों हुआ? उस दमीर जमांजी, उजैर गरी, HSBC का धमाके से उड़ जाना, स्टेट काउंसिल पर हमला और हैरान देख पर हमला, उनका मकसद क्या है? समझ गया मैं आपकी बात। जब भी हम सोचते हैं कि खतरे से बाहर हैं, तो ऐसा मामला सामने आता है तो दोस्त और दुश्मन का पता नहीं चलता। हर तरफ कोई ना कोई जाल बिछाए बैठा है। लेकिन शेर को कभी साजिशों से डराया नहीं जा सकता। गिरफ्तार डिफेंडेंट महमूद गुंदोदू को बगैर हथकड़ी लगाए अदालत में लाया गया है, जबकि दूसरा डिफेंडेंट एरजान कारा गैर हाजिर है। अदालती कार्रवाई शुरू की जाती है। महमूद गुंदोदू, मैं आपसे मुखातिब हूं। सबसे पहले तो आप मुझे अपने वालिद का नाम बताएं। अहमद। हमें इंतजार करना पड़ेगा। देखो आ गए।
आप सब लोग बाहर तशरीफ ले जाएं। हमारे डिफेंडेंट की तस्वीर आप नहीं ले सकते। ऑर्डर्स को फॉलो करें। आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज। इन सबको बाहर ले जाइए। कोई ना कोई जवाब फिर से और इंतजार करना होगा हमें। इंतजार की भी एक हद होती है। कोई जवाब नहीं मिला। मैं बस निकल रहा हूँ। ऑफिसर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे एक तस्वीर लेने दें। मैंने कहा ना, ये नहीं हो सकता। अपने हुदूद में रहकर काम करें प्लीज। यही हमारा आदमी होना चाहिए। हम समझते हैं कि इल्जामात में कहीं कमी रह गई थी। ये इल्जामात उस वक्त लगाए गए थे जब कातिल का पता ही नहीं था। तुमसे पहले तो वो शख्स है जिसने तुम्हें ऑर्डर दिया था, लेकिन यहां तुम्हारी हैसियत मामूली प्यादे से ज्यादा नहीं। अदालत आलिया का फर्ज है तमाम वाकयात को मद्देनजर रखते हुए इस झूठ को बेनकाब करें जब तक हम असल मुजरिमों और उनके मोहरकात को तलाश करने में कामयाब नहीं हो जाते। मुझे ये अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, न जाने तुर्किया में ऐसे कितने कत्ल के मुकदमात हैं जो आज तक हल नहीं हो सके। लिहाजा मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि ऐसे सफाक दरिंदा सिफ्त मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं योर ऑनर। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ जज साहब? सॉरी जज साहब, मैं समझा मेरी क्लाइंट कुछ नहीं कहना चाहती। इजाजत है। क्या तुमने कभी मेरे बाबा की आवाज सुनी या उनसे बात की? क्या तुम जानते भी थे उन्हें? कोई ताल्लुक था उनसे किसी भी किस्म का? नहीं, लेकिन तुमने अपने बयान में कहा कि वो इसी तरह मरने के लायक थे, और ये कि वो इस मुआशरे के दुश्मन थे। क्या एक कातिल इस किस्म की बातें करने का हक रखता है, जबकि वो खुद मुआशरे का एक नासूर हो? मोहतरमा, आप इस वक्त अदालत में हैं, जरा तहम्मुल से बात करें। आई एम सॉरी जज साहब, लेकिन ऐसे शख्स के लिए मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं। एक इंसान किसी दूसरे को कत्ल करने के बाद उस पर फख्र महसूस करे तो उसे क्या कहना चाहिए? एक बुज़दिल इंसान ने पहले किसी का कत्ल किया और फिर ये कह दिया कि वतन के लिए किया है, मुआशरे की खिदमत करने के लिए किया है। असल में तुमने कुछ नहीं किया, ना इस मुल्क के लिए, ना इस मुआशरे के लिए, ना अपने घर वालों के लिए, और ना ही अपने बच्चों के लिए। सिर्फ जिल्लत दी है उन्हें। ठीक कहा, कुछ नहीं किया जिंदगी में, लेकिन अगर तुम्हें भी मार दिया होता तो कुछ जरूर किया होता जिंदगी में। ये क्या कह रहे हो? यकीनन हमने बुरे वक्तों में एक दूसरे का बहुत साथ दिया है भाई। मुकाबला करना यहाँ का उसूल है, लेकिन मुकाबले की भी कुछ हुदूद है। तुम्हारे भाई का कत्ल होना और इनके भाई का कत्ल होना अलग बात नहीं। कुदरत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमसे मिलने के लिए आए, बहुत मशकूर हूं मैं आपका। कैसी बात कर रहे हैं? आपको जब भी हमारी जरूरत हो हम आपके बारे में काफी कुछ सोच रहे हैं, खास तौर पर तौरस फैमिली के लिए ऑपरेशंस के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। भाई साहब की जिंदगी में भी बिजनेस में कुछ मुश्किलात जरूर थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद हालात और भी ज्यादा बदतर हो गए। भाई साहब हमेशा नौजवानों से काम लेना पसंद करते थे। यही वजह है कि मेरी भतीजी के जिम्मे ज्यादा काम होता है, लेकिन अभी वो नातजुर्बेकार है और अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं। यही सारी वजूहात हैं इस वक्त। बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारे हालात। देखो, अगर तुम चाहो तो हम पार्टनर बन सकते हैं, हम सब संभाल सकते हैं। हजार बेउलू के खानदान को बिल्कुल भी अजनबी मत समझना। हम चाहते हैं कि तुम्हारी भतीजी भी हमारा काम देखे। ये कौन है? अहमद, कुदरत और मेहमद फिकरत और अजार बियोलो का भाई। वही अजार बियोलो जिनकी यूनियन कंपनी है? हाँ वही।
ये कपड़े और टूरिज्म के बड़े बिजनेसमैन हैं और इनकी नेचुरल गैस पर भी इजारादारी है। इसके अलावा असलहे की स्मगलिंग, मंशियात, पेट्रोल फरोशी, काला पैसा, सिर्फ यही नहीं, ये इंसानों की स्मगलिंग में भी मुलव्विस हैं। मेरा अंदाजा है कि इनके कारोबार की मालियत तकरीबन $50,000 तक होगी और इस फैमिली के सरबराह कुदरत वही हैं। रास्ता छोड़ो मेरा। मिस आहू। जी कहिए। आप ठीक तो हैं? ठीक हूं मैं। हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। आप दूसरी गाड़ी में बैठिए, मुजरिम को मैं ले जाऊंगा। लेकिन सर, जो कह रहा हूं वो करो जल्दी। ठीक है। क्या कर रहे हो ये? कहां ले जा रहे हो? खामोशी से मेरे साथ आओ। तुम क्या करना चाहते हो? कहां लेकर जा रहे हो? बताओ मुझे, कहां ले जा रहे हो? अंदर जाओ। छोड़ो मुझे। मुझे मिल गई एक बड़ी खबर। मेरे हवाले कर दो कैमरा। मारना चाहते हो क्या मुझे? अगर सवालों के सही जवाब दोगे तो कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको बता दूं, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। कुछ गलत नहीं किया मैंने। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कैमरा मुझे वापस करो, जाने दो मुझे। बस बहुत हो गया। कैमरा चेक करने के बाद ही जाने दूंगा। बात सुनो, ना तुमने मुझे देखा और ना ही तुम मुझे जानती हो, और ना ही तुमने फोटोज ली और ना ही देखकर डिलीट की है मैंने। और अगर ये काम करने का बहुत ही शौक है तो जाकर कहीं और करो। समझ गई ना अच्छी तरह से? जो आपने किया है ये जुर्म है। मेरी आंखों में देखो जरा। क्या तुम्हें लगता है कि जुर्म करने से पहले मुझे खौफ आता होगा?
कत्ल करने के ऑर्डर्स किससे लिए तुमने? ये सारे कत्ल मैंने अपनी मर्जी से किए हैं ताकि मुझे आजादी का परवाना मिल जाए। मैंने पूछा ऑर्डर्स किसने दिए? कुछ नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें। तुम्हें प्लाजा तक का रास्ता भी मालूम है क्या, जो तुम इस तरह आजादी की बातें कर रहे हो? वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब हम तुम जैसे लोगों से हिसाब लेंगे। तुम्हारी बारी भी जल्द आएगी। जिंदा बचोगे तब। बुज़दिली मत दिखाओ, एक मर्द की तरह जवाब दो मेरे सारे सवालों का। किसने ऑर्डर दिया था? जल्दी चलो यहां से। मुझे समझ में नहीं आया तुमने उस रिपोर्टर को छोड़ क्यों दिया? तुम्हें हर बात की वजाहत देना जरूरी है क्या? देख लेना, वो पुलिस को जाकर सब कुछ बता देगी। वो किसी को कुछ नहीं बता सकती क्योंकि बताने के लिए है ही नहीं कुछ। और तुम गाड़ी चलाओ, जबान नहीं। ठीक कहा भाई, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। एक बात बताओ, वो हिटमैन ऑर्गेनाइजेशन से क्यों भागा? भाई क्या मैं तुमसे किसी भी बारे में बात नहीं कर सकता? और कितनी देर लगेगी? बस थोड़ी ही देर है। जैसे ही तुम इशारा करोगे मैं ट्रक आगे बढ़ा दूंगा। उसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ट्रक नहीं हिलेगा। फिर पौलाद भाई उससे पूरी रात पूछगछ कर सकते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, बस कोई मसला पेश ना आए। अरजान खुद कोर्ट में क्यों नहीं आया? तुमसे मिलने भी नहीं आया। तुम्हें कोई पैगाम तो भिजवाया होगा उसने। क्या पैगाम होगा उसका अंदाजा है मुझे। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम शेर हो, बहुत बहादुर हो, निकाल लेंगे तुम्हें यहां से, फिर यूरोप जाके आजादी की जिंदगी जी सकोगे, है ना? तुम कुछ नहीं उगलवा सकते। छोड़ो यार, दफा करो इन्वेस्टिगेशन को। ये बताओ तुम बेवकूफ कैसे बन गए? गोली चलाने वाला अरजान तो था नहीं। कोई रास्ता निकाल के उसे बचा लिया जाएगा। और तुम जो यहां पर इस वक्त मुझसे मिल रहे हो, तुम तो गए। इस बारे में किसी से जिक्र मत करना। किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। सब कुछ हमारे दरमियान रहेगा, ठीक है? जी ठीक है सर, समझ गया। तुम्हारी महबूबा कहाँ है? कोई महबूबा नहीं है मेरी। जाहिर है कोई दहशतगर्द ऐसा करेगा भी क्यों, वरना हर चीज कुर्बान करने का मकसद ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तो वैसे भी खत्म है। सलवी पर दिल हार बैठे ना, मोहब्बत हो गई तुम्हें उससे। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाली वही तो है। दिल का मामला है, कर भी क्या सकते थे। तुमने उसकी नजरों में हीरो बनने के लिए काम किया है ना, सलवी की जिंदगी बचाने के लिए, क्योंकि तुम्हें कहा गया था तुम दोनों को मार दिया जाएगा। तुमने सोचा तौरोस को मार के दोनों यूरोप चले जाओगे अपनी जिंदगी गुजारने। ऐसा ही है ना?
ऐसा नहीं है। अरजान, तो मैं समझ गया था कि तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करेगा। तुम्हें क्या लगता है अरजान सल्वी को छोड़ देगा या वो तुम्हें छोड़ देगा? तुम्हारी तंजीम में गद्दारी की सजा मौत है ना? सल्वी उम्मीद से है ना? रेडी हो जाए भाई। अच्छा ठीक है। भाई हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस। अब्दुल्लाई, हम रास्ते में हैं। चले। इसे क्या हो गया? रुक जाओ। उनसे कहो चलते रहे, रुके नहीं। हरगिज़ भी नहीं रुकना। ये हुई ना बात, मिल गई असल चीज। गाड़ी स्टार्ट करें भाई। हाँ ठीक है। अमेजिंग। भाई कुछ बताया उसने? एक हिटमैन के पास बताने के लिए क्या होगा अब्दुल्लाई, लेकिन हमने उससे मिलकर अपना काम कर दिया। ये लड़की पीछा क्यों कर रही है हमारा? कौन सी लड़की? वही रिपोर्टर। क्या उसका पीछा करना है? कुछ करना होगा इसका। ये लड़की हमारे लिए एक मुसीबत बन चुकी है।